मैं बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से था, क्योंकि मैंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी दया के भाव नहीं थे। मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग खानदानी कूड़ा उठाने वाले लोग थे। हम लोग यही काम किया करते थे। हमारी नस्लें भी यही काम करती यहीं पे आ रही थी। लेकिन मैंने अपने पत्नी से शादी की तो उसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम किया करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ को यह कहा कि आप यह काम करना छोड़ दें, तो मेरी माँ ने कहा कि अगर यह काम करना छोड़ दूंगी तो अपना खर्चा कैसे निकालूंगी। तेरी पत्नी तो मेरे पास 1 रुपए नहीं छोड़ती कि तुम मुझे दे सको। मेरे 100 रुपए के भी तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मैं नज़र झुका लिया, क्योंकि यही सच था। मेरी पत्नी मेरे पास रुपए एक नहीं छोड़ती थी। मुझसे कहती कि एक एक रुपया मजदूरी लाकर मेरे हाथ पर रखो, मुझे घर चलाना है। और इस घर चलाने के सिस्टम में वह मेरी माँ के खर्च नहीं गिनती थी। मेरी माँ भी यही काम करने पर मजबूर थी। उनकी एक लड़की जो रेडी थी, जिन्होंने लेकर वह निकल जाया करती थी और धीरे धीरे इधर से उधर फिरती रहती थी। लोगों के घरों में भी कूड़ा और फालतू सामान उठा लिया करती थी। अब ज़्यादातर लोग उनको कभी कभी ऐसे भी पैसे दे देते थे, क्योंकि सोचते होंगे कि बूढ़ी औरत है और बेचारी यह काम कर रही हो सकता है मुझे बद्दुआ भी देते हों कि पता नहीं किसकी माँ है, किसके औलाद ने इसको काम पर लगाया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था। उनको सिर्फ इतना ही कह सकता था कि वह यह काम छोड़ दे, और वह नहीं छोड़ सकती थी। मेरी पत्नी ने यह खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी पत्नी का दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि जब औरत बच्चा पैदा करने के दर्द से गुजरती है तब उसे बच्चों को संभालने हैं तो अपने माँ बाप भूल जाती। फिलहाल तो मेरी पत्नी को अपने आप से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वह कहती थी, अगर तुमसे यह कूड़ा वाला काम नहीं किया जा रहा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म से बदबू आती। इसलिए वह मुझसे एकदम से या तो मुझे छोड़कर मजदूरी करवाती थी, जो ज़्यादा मुश्किल था। एक काम जो मैं सर्दियों से करता आ रहा था और मुझे उसकी आदत थी, और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में बराबर ही पैसे बनते थे। कभी कभी तो दिहाड़ी लग जाती थी, कभी कभी नहीं लगती थी। लेकिन अपना काम तो इंसान अपनी मर्जी से करता है, काम जैसा भी हो। इंसान काम करता हो या ना कम से कम काम चोरी तो नहीं करता है, या हाथ पैर रखकर तो नहीं बैठ सकता था। जैसे भी अपना काम था, अपने हाथ का काम था, जो भी करने में अच्छा लगता था। और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अगर तुमने यह कूड़े वाले गंदे काम की ना किया ना करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और वह मेरी माँ को भी कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है, इसके जिस्म से बदबू आती है, इनसे कहो नहा लिया करे। फिर मेरी माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन तो मेरी माँ के कपड़े को लकड़ी पर रखकर ऐसे लेके जा रही थी कि जैसे कोई बहुत ही गंदी चीज़ हो। मैंने कहा कि यह क्या हो गया है, तुम्हें क्या कर रही हो तुम? उसने कहा कि बहुत बदबू आ रही है इन कपड़ों से, अच्छी अच्छी उसे औरतों को कहें यह काम छोड़ दे। मैंने कहा कि तुम फिर उनके खर्च पूरा किया करोगी तो वह यह काम छोड़ देगी। तो वह कहने लगी कि मैं क्यों खर्चे पूरा करूँगी, मेरे पास तो मैं खुद ही माँ बनने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपने घर को कैसे पूरा करूँगी? कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद को कमज़ोर पैदा होगी, फिर इस बच्चे को कुछ हो ना जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी पत्नी ने तो मुझे पूरा लेक्चर ही देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ के हक में कोई बात नहीं की। मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं ऐसा इंसान बन गया था कि जिसको पता नहीं कि वह मजबूर है, वह कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी को समझा करता था, उसे पर हाथ
उठा भी नहीं सकता था, उसको समझाने के लिए सख्ती कर सकता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाता था क्योंकि वह मुझे छोड़कर जाने की धमकियाँ देती थी और अब वह मेरी औलाद की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों को बहुत शौक था। मैंने एक दिन माँ को भी यह सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद से कभी सभी को प्यार होता है। अब तेरी औलाद होने वाली है तो बाप बनने वाला है। मुझे पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किलों से तुझे पैदा किया था और पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की चिंता नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किलों में फंसा हुआ था। एक एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ माँ की ज़िंदगी तो गुजर चुकी थी और मैं पूरी तरह कोशिश करने लगा पत्नी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने की। मैं पूरी तरह से कोशिश करता रहा कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी ना हो जाए। वह कहती थी मैं वह करता था क्योंकि अगर एक मर्द खुश रहना चाहता है तो पहले उसे अपने घर की औरत को खुश रखना होता है, वरना वह जितना भी खुश हो उसकी खुशी किसी काम की नहीं है। वह खुशी खुशी घर जाएगा, पत्नी मुंह फुलाकर बैठी होगी, यह तो गुस्सा करेगी, झगड़ा करेगी या रोना शुरू कर देगी। किसी भी सूरत में मसला मर्द को ही रहेगा, उसे ही सहना पड़ेगा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी तो यही सोच है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को खुश रखना था ताकि वह मुझे भी खुश रहने दे, लेकिन वह फिर भी कभी कभी मुझसे खुश नहीं होने देती थी। पहले तो उसे माँ के काम में परेशानी थी कि वह काम क्यों करती है, छोड़ क्यों नहीं देती। फिर उसे इस बात से मसला था कि उसके कपड़े गंदे होते हैं या अपनी कूड़े वाली रेडी हमारे घर पे क्यों खड़ी करती है, और वह यह कहने लगती कि उन लोगों से कहीं छोड़कर नहीं जाते। मैंने कहा कि उनका इकलौता बेटा हूँ और कोई भाई नहीं है जिनके पास मैं छोड़ आऊँ। कैसे बातें करती हो, वह कहने लगी, और कोई रिश्तेदार होगा उसके पास छोड़ दो। मैंने कहा कि आजकल तो सगी औलाद माँ को नहीं रखती तो कोई रिश्तेदार क्यों रखेगा। मैंने उसकी तरफ इशारा किया था और उसने फ़ौरन समझ लिया और हमारा फिर से झगड़ा हो गया। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी औलाद में तुम्हारे बेटा मैं ही पैदा करूँगी, वंश तुम्हारा आगे बढ़ाऊँगी और मेरे साथ ही तुम्हें सारी ज़िंदगी रहना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो किया वह सब बीत चुका है, अब क्या इसको पकड़ कर रोते रहोगी? अगर बीते हुए पलों में ही जीना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से निकाल तो नहीं सकते क्या? इसका यह काम ख़त्म करो, इनसे कहो कि रोज़ नहाया करे। और मैं फिर सोचा भी नहीं था ये कि यह और औरत कितनी मेरी पत्नी माँ के बारे में ऐसी बातें करेगी। मुझे तो वह दिन याद आ गया जब एक बार मेरी माँ के साथ मैं नहाने में पानी भरने गया था और वहाँ भी एक औरत मेरी माँ के साथ बदतमीजी की थी। मेरी माँ लड़ने झगड़ने वाली औरत नहीं थी, इसलिए चुपचाप रहकर उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं उस औरत के ऊपर हमला कर दिया था, उसको गले से पकड़ लिया था और मेरी माँ ने मुझे छुड़वाकर मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मारा था। ऐसा नहीं करते वही बच्चा था जो अपने माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता था। तब मेरी आयु सिर्फ 8 साल की थी और मैं अपनी पत्नी से रोज़ बातें सुनता था। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। माँ की दबे दबे शब्दों में अपना दुख बताया करती थी। वह बेचारी भी क्या करती थी, उनका भी मेरे अलावा कोई और ना था। जब मेरी पत्नी का 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ कोई मसला है, आपकी पत्नी की डिलीवरी आसान नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए अब आप इस अस्पताल में ले आएँ। और पहले ही दिमागी तौर पर वह तैयार थी कि चलो अस्पताल में ले जाऊंगा। सरकारी अस्पताल अभी तो मौजूद था, लेकिन मेरी पत्नी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया था कि उसे सरकारी अस्पताल में ही जाना है। और इस बार मैंने उसे काट दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊं। मैं एक मज़दूर और वह फैक्ट्री मेरी नहीं है, वहाँ पर मैं मज़दूरी करता हूँ। वह मेरी पत्नी फिर भी यही जिद करने लगी कि जिद में मैं यहाँ डिलीवरी नहीं करवाऊँ। मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने उसे बहाना शुरू कर दिया और सज़ा की वक्त मैं आऊँगा, बच्चा पैदा हो ही जाएगा और बाद में अगर वह मुझसे झगड़ा करती है तो करने दो, लेकिन अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ कि प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊँ। यह तो नहीं हो सकता था, इसकी हर बात मान सकता था, लेकिन कहीं से भी इतने पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता था। मेरी पत्नी ने मुझे आखिरी महीने में ही बहुत तंग किया, माँ को भी बहुत ताने दिया। फिर वह दिन आ गया जब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि आप
ऑपरेशन परेशान हो करना। सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी बेटी है, क्योंकि उसने बोलते हुए कहा था कि आपकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मेरी पत्नी को बड़ा घमंड था कि मेरा बेटा पैदा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी हो या पैदा हो या मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। शायद मेरी पत्नी को ही हो सकती थी। मेरे लिए यह तो मेरी औलाद थी, मेरी पहली औलाद थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था। डॉक्टर ने कहा कि मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है, जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, बच्ची भी ठीक है। मेरी माँ मेरे साथ ही जो बार बार प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा कि आज अगर मेरी माँ नहीं होती, औलाद के लिए प्रार्थना कौन करता। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी के साथ बहुत अजीब प्रॉब्लम हो रही है, जिसके जिस्म पर अजीब के निशान उभरने लगे हैं। लगता है जो खून हमने उनको चढ़ाया था वो रिएक्शन कर रहा है और उनके फेफड़े जवाब देने लगे हैं। अचानक से ही मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर की तक यहाँ तक नहीं उपलब्ध है। वेंटिलेटर ख़राब पड़ा है क्योंकि यह गवर्नमेंट अस्पताल है, कोई इस तरह ध्यान नहीं देता था। प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे वह मैं जमा करके पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में ले गया और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए वेंटिलेटर पर डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर को तो बहुत सारे पैसे देने होते हैं। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के फंड में भी आपकी फ़ीस आधी कर देते हैं, लेकिन वह आधी फ़ीस भी मेरे लिए इतनी भी थी कि वह शायद मेरे खुद में आधा हो जाता। पूरी तरह परेशान था, मैं रो रहा था। मैं मर्द होकर आंसू बहाने लगा, क्योंकि मेरे लिए यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पत्नी मौत के मुंह में पड़ी थी। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। बच्ची उधर दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको अभी 1 दिन तक यहीं मशीन में रखना पड़ेगा। तभी मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए यह सब कुछ कर रही होगी। ठीक तो जल्दी से इंसान को अच्छा महसूस होता, लेकिन उस वक्त मुझे तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि माँ आप बस एक तरफ बैठ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने मुझे देखा कि घर जाओ और मेरे कूड़े वाले रेडी को तो तोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे परेशानी को हल हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब, यह क्या कह रही हो आप। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि बात मान लो, मैं घर जाओ और मैं उसे कूड़े वाली को ऊपर जो छोटी लगती है उसे नीचे से काफ़ी मोटी थी, लेकिन उसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई थी। दरअसल यह रेडी कुल्फ़ी वाली रेडी की जो हमें सस्ते दामों में मिलती थी। कुल्फ़ी वाली रेडी अंदर काफ़ी जगह होती है जिसमें कुल्फ़ियाँ जमाई जाती है, वही जगह भरी होती है। मैंने माँ के कहने पर उसे रेडी को तोड़ दिया। सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ को पैसे जमा करती थी, वह इस रेंडी में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। मैंने वह पैसे जमा किए, उन पैसों ने मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि यह सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मुझे कहाँ लेकर जाने थे, तेरे लिए जमा कर रही थी। यह मेरे पता नहीं कितने सालों की कमाई है। वह पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी पत्नी को होश आया तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि क्यों मुझे पहले गंदे अस्पताल में लेकर गए थे, मेरी बुरी हालत थी, मैं कितने दिनों के बाद उठी हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलाह दी होगी और अब तक मैं जब मरने वाली थी तो यहाँ लेकर आए हो, तुम्हारी माँ की नज़र लगी है। यह मुझे अजीब नज़र से देखने लगी थी कि हर वक्त वह रोज़ उनका न कोई काम नहीं आता था। आज मैंने अपनी पत्नी को अच्छी से खासी सुना दी। हालांकि वह अभी भी बीमार थी, उसे अभी अभी होश आया था, वह मौत के मुँह से निकल कर आई थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन्होंने अपने जमा पूंजी तुम्हारा इलाज के लिए ना दी होती तो शायद तुम मर गई होती। और इतने दिन से तुम्हारे बच्चे को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। और वह रेंडी जिसे तुम गंदा कहती थी,
वही काम जिसको तुम गंदा कहती आई थी, आज उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता है। इंसान की सोच गंदी होती है, इंसान की सोच ही छोटी होती है और बड़ी भी होती है। और उसकी मिसाल तुम खुद हो। जब मैं अपनी पत्नी को यह सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसकी मरी हुई आत्मा जाग गई। उसने फौरन मेरी माँ को माफ़ किया। जब तक वह अस्पताल में रही मेरी माँ नहीं, उसकी सेवा ही। उसके बाद जब घर आ गई तो घर में ही उसके साथ बहुत अच्छे ख्याल रखा। मेरी माँ सब कुछ कहती ही कि रहती रही, बच्चों को संभालती रही और उसे भी। लेकिन जब उसमें और मेरी माँ में काफ़ी अच्छी खासी बनने लगी थी और मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। उनका मन भी कभी कहती माँ भी कभी कहती। पहले तो उसको कभी माँ को माँ नहीं कहती थी, बुलाया भी नहीं था माँ कह के। और मेरी पत्नी को एहसास हो गया था कि घर में बड़े का होना कितना ज़रूरी होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। और वह मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, किसी बात पर भी बुरा नहीं करती, बल्कि मेरी माँ को बहुत सेवा करती है और मेरी माँ भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने माँ को यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने माँ बाप के यहाँ को खास ख्याल रखें, खास तौर से शादी के बाद, क्योंकि फिर पत्नी भी हक अदा करने होती हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन पत्नी के आने से माँ बाप को ना भूल जाना, उनको भी टाइम दिया करो। शाम को जब घर आए तो माँ बाप के पास ज़रूर बैठें, उनसे बातें करें, उनकी परेशानियाँ पूछें, उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान करें। कोशिश करें कि जब वह अपनी ज़रूरत को नहीं भी कह सकते हैं तो उनके कहे बिना पूरा करें, क्योंकि इन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आपकी यह ज़िंदगी स्वर्ग बनेगी, वरना इस ज़िंदगी में भी नाकामी और असली ज़िंदगी में भी नाकामी। और इसी तरह अपनी पत्नी को भी समझाएं कि वह अपने सास को अपनी माँ समझे और उन्हें माँ की तरह प्यार दे और उनका ख्याल रखे। और इसी तरह को सास को भी चाहिए कि वह भी बहू को बेटी समझे। तो दोस्तों, ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, किसी के घर में कोई खुशी सब लोग होंगे और लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको प्यार भरा धन्यवाद और मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार।